नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे जो कि आपके होने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी जो द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है, यानी मानव आँख की संरचना को हम लोग देखेंगे। और इसके बाद इसके जो कुछ विज़न डिफेक्ट हैं, यानी कुछ जो दृष्टि दोष है, इसको हम लोग देखेंगे और उनको सुधार कैसे किया जाता है, इस पर भी हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे। और फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, श्वेत प्रकाश का डिस्पर्सन देखेंगे। डिस्पर्सन मतलब होता है वर्ण विक्षेपण, व्हाइट लाइट का जो वर्ण विक्षेपण होता है, इसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे मैंने गलती से प्रकीर्णन लिख दिया है, जो कि आपके जो पीडीएफ है वहाँ पे आपको प्रकीर्णन ही है, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए, जब भी मैं आपको वीडियो में बताऊं, तो यहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप उसको क्या करेंगे, कॉपी में भी लिखते जाएंगे। ऐसे में होगा क्या, आपको आसानी से याद होते जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, जो इंद्रधनुष बनते हैं आपके डिस्पर्सन के कारण, लाइट के डिस्पर्सन के कारण इंद्रधनुष जो बनते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, मतलब जो आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होते हैं, जिसके वजह से तारे टिमटिमाते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। और जो सन होती है, ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आखिर लाल क्यों दिखाई देता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद थोड़े से हम लोग टिंडल प्रभाव के बारे में भी पढ़ेंगे कि टिंडल प्रभाव है क्या। और एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि आसमान नीला क्या क्यों होता है। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग आई का जो संरचना है, एक ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, हमारी जो आँख है, ये क्या है कि द आई फंक्शंस लाइक ए कैमरा विद ए लेंस सिस्टम। तो देखिए, हमारी जो आँख है, ये एक कैमरे की तरह कार्य करता है। और जिस तरीके से एक कैमरे में लेंस होता है, ठीक उसी तरीके से हमारी आँखों में भी क्या होता है, एक लेंस होता है। प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है, जो नेत्र गोलक की सामने की सतह पर पारदर्शी उभार है। देखिए, कॉर्निया क्या होता है, प्रकाश इंटर करता है कहाँ से, हमारी आंखों में, तो ये कॉर्निया से करता है। देखिए, आई स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमारी आंखों में क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप स्क्लेरा को देखिए, स्क्लेरा क्या है, तो ये आपका श्वेत पटल है, हिंदी में इसको श्वेत पटल बोलते हैं। देखिए, श्वेत पटल क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए आपका आँख है, और इस आँख का आप ध्यान दीजिएगा कि आँख में जो वाइट वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। उसके बाद देखिए, ये आपका आइरिस हो गया, आइरिस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परितारिका। ठीक है, तो ये जो परितारिका है, ये क्या चीज़ है, आइरिस। ये देखिए, आपको आइरिस यहाँ पे दिखाई देंगे, रेसे रेसे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे आँख में, इस तरीके से। तो यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। उसके बाद फिर देखिए, आपको प्यूपिल दिखाई देगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पुतली। और एक चीज़ जो यहाँ पे कॉर्निया है, कॉर्निया सबसे बाहरी लेयर होता है, हमारी आँख का सबसे बाहरी लेयर होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ मंडल। ठीक है, स्वच्छ मंडल हिंदी में बोलते हैं, आपकी एनसीईआरटी की किताब में ही है, स्वच्छ मंडल कॉर्निया को बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद देखिए, आपकी आंखों में क्या होता है, लेंस होता है, ठीक जैसे कैमरे में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, क्रिस्टली लेंस होता है। और यहाँ पे देखिए, इस जो लेंस का फोकल लेंथ है, इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, सिलियरी मसल्स होते हैं, सिलियरी बॉडी एंड मसल्स होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षमाभी, पक्षमाभी पेशी बोलते हैं हिंदी में। फिर उसके बाद देखिए, आपको रेटिना है यहाँ पे, जहाँ पे क्या बनता है, आप जो भी चीज़ देखते हैं उसका इमेज बनता है रेटिना पे। तो इसको रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। उसके बाद फिर जो आपके ऑप्टिक नर्व हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दृक तंत्रिका।
और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं और फिर वेट्रस बॉडी है। वेट्रस बॉडी को हिंदी में कचाप बोलते हैं। तो आँख के आपके ये सारे स्ट्रक्चर हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात कि प्रकाश जो होती है वो सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है। तो देखिए हमारी आँख का सबसे ऊपरी जो परत होता है ये कॉर्निया होता है और कॉर्निया से क्या होती है, आँख में प्रकाश जो होती है ये इंटर करती है सबसे पहले। नेत्र गोलक जो होता है ये लगभग गोलाकार होता है और जिसका व्यास क्या होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। देखिए हमारी आँख जो है ये जैसे आँख है यहाँ पे, ये क्या है, गोला है, ठीक है, ये गोल है। तो इस जो नेत्र का गोला है इसका जो व्यास है ये कितना होता है, इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर देखिए अधिकांश जो अपवर्तन होता है ये कहाँ पे होता है, कॉर्निया में होता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछा जाए कि हमारी आँख में सबसे ज़्यादा अपवर्तन कहाँ होता है प्रकाश का, तो ये आपका आंसर होना चाहिए कॉर्निया। और उसके बाद फिर देखिए जो क्रिस्टलीय लेंस होते हैं ये फोकल लंबाई का क्या होता है, बढ़िया समायोजन प्रदान करता है। जो यहाँ पे क्रिस्टलीय लेंस है इसमें क्या होता है, इसमें एडजस्टमेंट होते हैं और जिसके फलस्वरूप क्या चेंज होता है, फोकल लेंथ चेंज होता है। तो इसमें क्या होता है, समायोजन होता है इसके फोकल लेंथ में। अब देखिए आइरिस जो होते हैं, आइरिस कॉर्निया के ठीक क्या होते हैं, पीछे होते हैं। एक गहरा मांसपेशीय क्या होता है, डायग्राम होता है जो कि पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आइरिस को, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको दिखाया गया है जो ब्लू कलर का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है रेसे रेसे। तो ये आपका है आइरिस। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो आपके ये आँख का वाइट वाला पार्ट हो गया, उसके बाद फिर ये जो आपको रेशे रेशे दिखते हैं फाइबर की तरह, यहाँ पे आपको दिखिएगा, आँख में ध्यान दीजिएगा तो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं, ये जो है ये आपका आइरिस है। और बीचों बीच में जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है एक ब्लैक कलर का, तो ये जो ब्लैक कलर का होता है इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। और ये जो प्यूपिल होता है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। ठीक है, तो आइरिस जो होता है वो क्या करता है, इस पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और पुतली क्या करता है, हमारी आँख में जो प्रकाश जो इंटर करती है उसकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपके। और उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बात करें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो उसका इमेज बनता है आपके आँखों में। तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है, देखिए नेत्र लेंस रेटिना पर एक उल्टी वास्तविक छवि बनाता है जो प्रकाश संवेदी स्क्रीन है। देखिए आप जैसे प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर बनाता है, ये आपका रेटिना पर बनाता है। और उसके बाद फिर देखिए रेटिना में कई क्या होते हैं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो रोशनी पड़ने पर विद्युत संकेत यानी इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होते हैं उसको जनरेट करती हैं, उत्पन्न करती हैं। जो ऑप्टिक तंत्रिकाएं होती हैं इन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है जो धारणा के लिए जानकारी को संसाधित करती है। तो देखिए असल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ को देखते हैं, एक बॉल है मान लीजिए आपके कमरे में। देखिए एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देता है, कोई भी चीज़ अंधेरे में हमें नहीं दिखाई देता है। मान लीजिए आपके कमरे में या फिर आप किसी आपके एनवायरनमेंट में क्या होता है, सनलाइट होता है या फिर आपके कमरे में जो बल्ब है उससे लाइट आ रहा है, उससे लाइट क्या हो रही है, वस्तु पर पड़ रही है। और उस वस्तु पे लाइट पड़ने के बाद क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है जो कि आपके कहाँ जा रहे हैं, आँखों तक जा रहे हैं। ये सीधी रेखा होती है, एकदम सीधी रेखा होती है, यहाँ थोड़ा टेढ़ा बन रहा है लेकिन सीधी होती है। और यहाँ पे आपके आँख में जब लाइट इंटर करता है तो सबसे पहले कहाँ इंटर करता है, ये सबसे पहले इस कॉर्निया में इंटर करता है, जिसको कॉर्निया को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल बोलते हैं। और कॉर्निया में इंटर करने के बाद उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो पुतली होती है आपके आँख में, यहाँ से इसके थ्रू, इस पुतली के थ्रू क्या होता है, लाइट इंटर करती है, कहाँ जाती है, इस क्रिस्टलीय लेंस में जाती है। और क्रिस्टलीय लेंस में क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस में यहाँ पे देखिए ये आपका पक्षमाभी पेशी हो गया, सिलेरी मसल्स हो गया। ये क्या करती है, इस लेंस को, इस वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए इस क्रिस्टलीय लेंस का जो फोकस दूरी होता है इसको चेंज करते रहता है, एडजस्ट करते रहता है।
तो अब जो यहाँ से लाइट गुजरी, देखिए आपकी आंखों से जो लाइट गुजर रही है वो कहाँ पे ये कहाँ पे इमेज बना रही है, ये मान लीजिए यहाँ पे इमेज बना रही है आपके रेटिना पे। और यहाँ पे रेटिना में क्या होते हैं, यहाँ पे रेटिना में आपके प्रकाश संवेदी क्या होते हैं, कोशिकाएं होती है। और ये प्रकाश संवेदी कोशिकाएं क्या हैं, आपके रॉड सेल हो गए और फिर आपके कॉन सेल हो गए। यहाँ पे आपको गैंग्लियन भी होते हैं जो कि आपके न्यूरॉन हैं, बाइपोलर सेल भी होते हैं। तो ये जो प्रकाश संवेदी जो आपके कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं लाइट पड़ने पर क्या होती हैं, ये विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं, जो कि आपके जो ऑप्टिक नर्व होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो ऑप्टिक नर्व होते हैं, दृक तंत्रिका होते हैं, इसके थ्रू कहाँ जाता है, आपका ब्रेन में चला जाता है। आपके ब्रेन में जो ऑप्टिक लोब होता है वहाँ पे जाके क्या होता है, फिर ये प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद फिर वहाँ संसाधित होता है इंफॉर्मेशन कि आखिर जो आपने चीज़ देखा उसका परसेप्शन होता है। मतलब उसके लिए एक धारणा बनती है कि आपने जो देखा वो क्या देखा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जब आप कोई भी चीज़ को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें घटती हैं, आपके आँखों में होती हैं और आपके दिमाग की भी ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को देखकर समझने के लिए कि आखिर आपने जो देखा वो क्या देखा। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जो प्रकाश संवेदी जो ये आपका दृष्टिपटल होता है, इससे मतलब कौन-सी जो नर्व है, ये लेके जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या इम्पल्स को, तो आप इसको बोलेंगे जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग हिंदी में दृक् तंत्रिका बोलते हैं, ये लेके जाती है ब्रेन तक। उसके बाद देखिए समंजन क्षमता, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब जो समंजन क्षमता होती है ये क्या होती है, देखिए रेशेदार जेली जैसे पदार्थ से बना नेत्र लेंस अपनी वक्रता बदल सकता है। देखिए हमारे जो आँख में जो लेंस होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्रिस्टलीय लेंस होता है। और ये क्या होता है, देखिए ये किससे बना होता है, ये रेशेदार जेली जैसे पदार्थ से बना होता है। जिससे क्या होता है, ये अपनी वक्रता, इसकी जो वक्रता होता है, मतलब इसका जो कर्वेचर होता है, इसको ये चेंज कर सकता है। और सिलियरी मांसपेशी वक्रता को संशोधित करती है। सिलियरी जो मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, कर्वेचर को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया आपके, क्या हो गया, सिलियरी मसल्स हो गए। और ये सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, ये जो आपके लेंस है, क्रिस्टली लेंस है जो आपका, इसके जो कर्वेचर है, इसके कर्वेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जिससे क्या होता है, इसका फोकस दूरी क्या होता है, समायोजित होता है। तो देखिए असल में जब भी मान लीजिए कोई दूर पड़ी एक वस्तु है, ठीक है, तो उसको देखने के लिए क्या होना पड़ेगा, लेंस को और पतला बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिलियरी जो मसल्स है वो क्या होते हैं, शिथिल होने पर क्या होती है, दूर की दृष्टि के लिए लेंस को पतला किया जा सकता है। और फिर सिकुड़ने पर, मान लीजिए पास की वस्तु अगर एकदम देखना है तो लेंस को क्या करता है, ये मोटा कर देता है। यानी सिलियरी जो मसल्स होते हैं ये सिकुड़ जाते हैं और क्या होती है, आपकी जो लेंस होती है ये मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होती है, ये आप पास की वस्तु को आप देख पाएंगे। देखिए उसके बाद फोकल जो लंबाई है, इसको समायोजित करने की जो क्षमता होती है, इसे समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे जो ये आपका क्रिस्टलीय लेंस है आँख में, इसका फोकस दूरी को सिलियरी मसल्स क्या कर सकते हैं, सिलियरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियां क्या कर सकती हैं, एडजस्ट कर सकती हैं इसके फोकस दूरी को। दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए पतला कर सकती है लेंस को, और सामने की जो वस्तु है इसको देखने के लिए क्या कर सकती है, लेंस की फोकस दूरी को कम कर सकती है, मतलब लेंस को मोटा कर सकती है। तो ये क्षमता है आपके सिलियरी मसल्स में यानी पक्षमाभी पेशी में। और इसी क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। हमारी आँख का जो लेंस है इसकी क्या होती है, समंजन क्षमता भी होती है। और देखिए इसके बाद यहाँ पे निकट दृष्टि, और निकट जो स्पष्ट दृष्टि होती है, निकट बिंदु जो होती है दृष्टि का स्पष्ट जो बिंदु है, और जो दूर बिंदु है स्पष्ट दृष्टि के लिए, वो क्या है। तो देखिए एक सामान्य दृष्टि वाले जो युवा वयस्क होते हैं, इसके लिए स्पष्ट दृष्टि का जो निकट बिंदु होता है ये कितना होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर होता है।
देखिए, आप मान लीजिए किताब पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी किताब को मान लीजिए आप अपनी आँखों के सामने एकदम पास लेके आएँगे, तो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, थोड़ा-सा दूर करते हैं, थोड़ा-सा दूर करते हैं। तो आप ये नोटिस करेंगे कि आप जब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अपनी किताब को रखते हैं, तो आपको एकदम स्पष्ट यानी क्लियर आपको दिखाई देता है जो भी लिखावटें हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी हम इंसानों के जो ह्यूमन आई होते हैं, उसके निकट बिंदु जो होते हैं स्पष्ट दृष्टि के लिए वो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती हैं। और सामान्य आँख के लिए जो दूर बिंदु है वो कितनी होती हैं अनंत होती हैं। इस तरीके से जो हमारी आँख का रेंज है स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि के लिए मतलब एकदम क्लियर दृष्टि के लिए वो कितना है? वो कितना है एक सामान्य आँख का जो रेंज है ये कितना है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक हम लोग वस्तुओं को क्या कर सकते हैं स्पष्ट देख सकते हैं। ये हमारी आँख में जो लेंस उपस्थित है इसकी क्षमता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट क्या चीज़ है? तो देखिए वृद्धावस्था में असल में जो ओल्ड एज में जो पर्सन चले जाते हैं, जो व्यक्ति चले जाते हैं, इस समय क्या होता है जो हमारी आँख में क्रिस्टलीय लेंस है, ये क्या होता है दूधिया और धुंधला हो सकता है और जिससे क्या होता है मोतियाबिंद हो सकता है। देखिए आप हमारी यहाँ पे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो आपके आँख का सादा वाला भाग है, सफ़ेद वाला भाग है, इसको स्क्लेरा बोलेंगे, हिंदी में इसको श्वेत पटल बोलते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके ये जो हो गया, ये आपका आइरिस है, जिसको हम लोग परितारिका बोलेंगे, ठीक है? और फिर देखिए आपका जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका पुतली होता है। लेकिन एक्चुअली ये पुतली जो है, ये यहाँ पे व्हाइट इसलिए दिख रहा है कि इसके पीछे जो लेंस है, इसके पीछे जो लेंस है वो क्या हो गया दूधिया हो गया। इसलिए यहाँ पे आपको व्हाइट इस टाइप का दिख रहा है। तो ये जो ये बीमारी है इसको बोलते हैं कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद इसको बोलते हैं। और सर्जरी के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। सर्जरी में होता क्या है, ये जो लेंस है आपका जो खराब हो गया है, इसको निकाल दिया जाता है इस लेंस को और इसके जगह एक आर्टिफिशियल लेंस को लगा दिया जाता है। तो इससे सर्जरी से मोतियाबिंद को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं और भी जो आपके विज़न के डिफेक्ट होते हैं और यहाँ पे हम लोग अपवर्तक दोष को देखेंगे, जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए समंजन क्षमता का नुकसान कैसे होता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसमें क्या होती है हमारी आँखों में जो सिलियरी मसल्स होते हैं वे अपना समायोजन करने की क्षमता यानी जो उनका एकोमोडेशन का पावर है, सिकुड़ने और फैलने का जो पावर है वो क्या होती है खो देती है। जिससे क्या होती है दृष्टि धुंधली हो सकती है या फिर हमारी आँख में जो लेंस है ये अगर अपना लचीलापन खो दे तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं फोकस को ठीक से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं हमारी आँखों में। तो फिर हमें क्या दिखेगा धुंधला दिखेगा। अब देखिए जो आपके अपवर्तक दोष हैं मतलब दृष्टि दोष हैं, कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स जो हैं फॉर एग्जांपल आपका हो गया मायोपिया जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। उसके बाद हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। और उसके बाद फिर हो गया आपका जरा दूर दृष्टि यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो ये चीज़ें ये यहाँ पे तीन यहाँ पे मेन है जो आपके अपवर्तक दोष है। देखिए मायोपिया जो होते हैं, ये मायोपिया क्या होते हैं? असल में मायोपिया में क्या होता है, इसमें इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और इसको बोलते हैं जनरल जनरल इंग्लिश में इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस और इसको बोलते हैं मायोपिया भी। देखिए आपका इसमें होता क्या है मायोपिया में यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है पास की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन जो दूर की वस्तु होती है इसको आप स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। और इसका कारण क्या है, आखिर ऐसा होता क्यों है? तो देखिए आपके जो आँख का लेंस है इसका क्या होता है अत्यधिक टेढ़ापन इसमें हो जाता है। मतलब जो आपके आँख में जो लेंस है इसका जो कर्वेचर है ये एक्सेसिव अगर हो गया तो फिर आपको क्या होगा मायोपिया हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। या फिर आपके नेत्र गोलक जो है इसका लंबा होना भी इसका एक कारण बन सकता है। आप इसको कैसे समझेंगे नेत्र गोलक कैसे लंबा होता है? देखिए मान लीजिए ये आपका एक नेत्र है, ये मान लेते हैं ह्यूमन आई है नॉर्मल, इतनी दूरी रहती है। यहाँ पे आपका नेत्र लेंस है, क्रिस्टलीय लेंस जो है, लाइट यहाँ से गुजरती है और आपके यहाँ पे कॉर्निया में यहाँ पे क्या बन रहा है इमेज बन रहा है, ठीक है। और इमेज बन रहा है लेकिन यहाँ पे अब बात हो रहा है कि नेत्र गोलक लंबा अगर हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए नेत्र गोलक को थोड़ा हम लोग क्या करते हैं लंबा कर देते हैं।
तो नेत्र गोलक को अगर हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखिए लंबा कर देते हैं, क्रिस्टलीय लेंस यहाँ पे है। देखिए आपके क्रिस्टलीय लेंस की जो फोकस यहाँ पे बन रही है, वस्तु को जो ये बना रहा है इमेज, वो कहाँ पे बना दे रहा है, यहाँ पे बना रहा है। लेकिन एक्चुअली में इसको देखिए यहाँ पे होना चाहिए, इसके आपके लेंस जो आपके जो नेत्र का गोला है, ये क्रिस्टल जो नेत्र का जो नेत्र गोलक है, ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन ये क्या हो गया, ये लंबा हो गया किसी कारणवश। तो फिर क्या होता है, ये देखिए जो रेटिना है ये भी तो आपके पीछे चला गया ना, दृष्टिपटल। तो इसमें क्या होता है, आपका जो इमेज बनता है ये रेटिना के सामने ही बन जाता है आपके मायोपिया में, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका इमेज क्या बन गया, यहाँ पे रेटिना से पहले बन गया, रेटिना पर नहीं बन पाया। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करने से क्या होता है, आपके रेटिना में क्या बनेंगे, सीधा इमेज बनेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष की, तो देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होते हैं, फार साइटेडनेस में क्या होते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को आप स्पष्ट देख पाते हैं, लेकिन जो पास की वस्तुएं होते हैं यानी सामने की वस्तुएं होती हैं, ये दूर दृष्टि दोष में स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है आँख के लेंस की लंबी फोकल लंबाई। यानी मान लीजिए आपका जो ये आँख है, इसका जो फोकस दूरी है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो इमेज कहाँ बनाएगा, थोड़ा दूर पे बनाएगा। या फिर आपकी आंख छोटी आ जाए। ठीक उसी तरीके से देखिए, जैसे नेत्र गोलक यहाँ पे क्या था, ये नॉर्मल है मान लीजिए, और यहाँ पे आपका नेत्र गोलक मान लीजिए अगर यहाँ पे बन जाए, छोटा हो जाए किसी कारण से, इतना इतना बड़ा हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, असल में नेत्र गोलक जो यहाँ पे आपका रेटिना है, यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। तो ऐसे में भी आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा जो सामने की वस्तुएं हैं। तो ऐसे में क्या होती है, ऐसे में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उचित क्षमता वाला उत्तल लेंस क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं दूरदृष्टि के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते हैं, सुधार करने के लिए, विज़न को सुधार करने के लिए उत्तल लेंस वाला चश्मा लगा लेते हैं। तो जिससे क्या होती है, रेटिना पर फोकस बनने में क्या होती है, मदद होती है। उसके बाद हम लोग बात करें जरा दूर दृष्टि यानी प्रेस बायोपिया की। तो देखिए प्रेस बायोपिया क्यों होता है, उम्र के साथ आंखों में संवेदन क्षमता जो होती है उसकी कमी हो जाती है। वो क्यों होती है, कारण क्या है, आपके जो सिलियरी मसल्स है ये कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर आंख का जो लेंस है इसमें लचीलापन नहीं होता है। जो आपके देखिए आंख में यहाँ पे आप देख लीजिए, जो आपके यहाँ पे सिलियरी मसल्स हैं, ये आपका सिलेरी मसल हो गया, ठीक है। अगर ये मसल क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, तो ये क्या कर सकता है, सिकुड़ नहीं सकता है ठीक से, और फैल भी नहीं सकता है। इससे क्या होगा, ये आपका लेंस को ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इसके फोकस दूरी को। अगर मान लीजिए सिलेरी मसल्स ठीक है, लेकिन अगर ये जो आपका क्रिस्टली लेंस है, ये जो लेंस है, यही लेंस आपका क्या होगा, अगर ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, यानी इसके जो लचीलापन है, इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो भी क्या होगा, फोकस दूरी ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं होगी, जिसके कारण फिर क्या होगा, आप ठीक से देख नहीं पाएंगे, धुंधला देख पाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, जरा दूर दृष्टि होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। और इसको ठीक किया जा सकता है, इसको करेक्शन किया जा सकता है द्विफोकल लेंस यानी बाइफोकल लेंस से। देखिए कुछ व्यक्ति जो होते हैं ये मायोपिया यानी जो निकट दृष्टि दोष होते हैं, और जो हाइपरमेट्रोपिया जो होते हैं दूर दृष्टि दोष, दोनों से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को क्या यूज़ करते हैं, ऐसे व्यक्ति में द्विफोकल लेंस यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है, अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी शामिल होता है, दोनों तरह के लेंस यहाँ पे होते हैं। देखिए समय के साथ क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आ रही है, तो बहुत सारे लोग जो चश्मा नहीं लगा सकते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं अपने प्रोफेशन या फिर किसी वजह से, तो ऐसे में क्या होते हैं, अभी वे लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं, ये आपके आँख के जो सतह होती हैं, ठीक इसके ऊपर ये कॉन्टैक्ट लेंस लगाया जाता है। और देखिए बहुत सारे जो आपके विज़न डिफेक्ट है उसको आप सर्जिकल भी यहाँ पे जो प्रोसेस है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।
उसके बाद फिर देखिए आपके जो श्वेत प्रकाश है इसका वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन कैसे होता है। देखिए सफ़ेद प्रकाश एक कांच के प्रिज्म द्वारा अपने 7 रंगों में क्या होता है, बिखर जाता है। जब भी आप एक व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से क्या करेंगे, आप इसे गुजारेंगे तो क्या होगा, ये जो व्हाइट लाइट है ये इसके जो बेसिक आपके यहाँ पे जो इस लाइट में जो कलर्स मौजूद हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर जो मौजूद है इस वाइट लाइट में, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, विक्षेप हो जाती हैं, विक्षेपण हो जाता है एक दूसरे से, मतलब अलग हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई देंगे इस स्पेक्ट्रम में, आपको वायलेट दिखाई देंगे, इंडिगो दिखाई देगी, उसके बाद ब्लू, उसके बाद फिर ग्रीन, येलो, रेड और ऑरेंज और रेड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं फिक्ट्योर। ये आपका क्या है, ये एक वर्ड यहाँ पे बन के आता है। और इसी देखिए रंगीन घटकों के इस बैंड को क्या कहते हैं, रंगीन घटकों का जो ये बैंड है इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन कैसे होता है? असल में देखिए प्रिज्म से जो प्रकाश गुजरती हैं, अलग-अलग रंग की जो प्रकाश होती है, अलग-अलग लाइट जो कलर लाइट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, अलग-अलग कोण से मुड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको रेड लाइट अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड लाइट वाला कलर, तो देखिए ये सबसे कम मुड़ी है ना? सबसे कम मुड़ी है देखिए यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जो मुड़ी हुई है, ये कौन मुड़ी हुई है? सबसे ज़्यादा मुड़ी हुई है ये आपका बैंगनी वाला कलर। तो ये चीज़ है यहाँ पे, मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे कम अगर अपवर्तन होता है तो ये किसका होता है, रिफ्रैक्शन अगर सबसे कम होता है तो ये लाल प्रकाश का होता है, लाल रंग का होता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मुड़ती है, झुकती है, ये कौन है, ये बैंगनी रंग है। देखिए ये सब अलग-अलग जो इसके पाथ्स होते हैं, मतलब पाथ मतलब रे, जो सबका देखिए अलग-अलग रास्ता है यहाँ पे। अलग-अलग एंगल पे ये क्या हो रही है, झुक रही हैं, जिससे क्या होती हैं, एक निश्चित पैटर्न बनाती हैं, ये पैटर्न बनाती है। तो इस पैटर्न को ही क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब देखिए बात करते हैं श्वेत प्रकाश की परिभाषा क्या है। देखिए व्हाइट लाइट आखिर में है क्या? व्हाइट लाइट देखिए, कोई भी व्हाइट लाइट जो हम लोग जनरली किसको व्हाइट लाइट मानते हैं, सन से जो आ रही है, सन से जो आ रही है लाइट, इसको अगर हम लोग प्रिज्म में पास कराते हैं तो क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम बनता है 7 रंगों का, यहाँ पे क्या होता है, बिखराव होता है। तो अगर इसी तरीके के स्पेक्ट्रम किसी भी रोशनी से अगर मिलती है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सफ़ेद रोशनी बोल सकते हैं, श्वेत प्रकाश बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो आपके इंद्रधनुष होते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वायुमंडल में पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश के फैलाव के कारण क्या होता है, बनता है। देखिए और ये क्या होता है, सदैव सूर्य के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में बनते हैं। पानी की बूंदें छोटी प्रिज्म की तरह क्या होते हैं, कार्य करते हैं, काम करते हैं और अपवर्तित करते हैं लाइट को, फिर फैलाते भी हैं यानी डिस्पर्स करते हैं, और आंतरिक रूप से क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं, परावर्तित भी करते हैं आंतरिक रूप से लाइट को, और उसके बाद फिर हमारी आंखों तक यानी पर्यवेक्षक जो होते हैं, जो ऑब्जर्वर होते हैं, उनकी आंखों तक क्या होते हैं, पहुंचती हैं। जिसके कारण यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाई देता है, लाइट का डिस्पर्स्ड, यहाँ पे हम लोगों को लाइट का डिस्पर्स्ड स्टेज दिखाई देता है, जिससे हम लोग इंद्रधनुष को देख पाते हैं। देखिए असल में जो इंद्रधनुष बनता है, इसमें क्या होता है, प्रकाश का वर्ण का जो लाइट होता है इसका वर्ण विक्षेपण होता है। और जो यहाँ पे देखिए जो प्रिज्म जिस तरीके से कार्य करती है, ठीक उसी तरीके से जो आपकी वायुमंडल में जो पानी की बूंदें हैं छोटी-छोटी, ये भी एक प्रिज्म की तरह से काम करती हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, फिर यहाँ पे लाइट का क्या होता है, परावर्तन भी होता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं। और परावर्तन होने के पश्चात जब निकलती हैं तो लाइट का क्या होता है, डिस्पर्सन भी होता है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जो पानी की बूंदें हैं उसमें क्या होती हैं, लाइट का अपवर्तन होती है, यानी रिफ्रैक्शन होती है, उसके बाद लाइट का डिस्पर्सन भी होता है, और उसके बाद फिर लाइट का क्या होता है, परावर्तन भी होता है, मतलब रिफ्लेक्शन भी होता है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे होती हैं आपकी, और इसके फलस्वरूप जो आपके व्हाइट लाइट है इसका जो वर्ण विक्षेपण होता है, इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, आपके रेनबो बनते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि रेनबो रेनबो क्यों बनता है, जो आपके इंद्रधनुष होते हैं वो आपका क्यों बनता है,
तो इंद्रधनुष के बनने का रीज़न है लाइट का डिस्पर्सन होना, ठीक है। लेकिन इसमें 3 घटनाएं होती हैं, अपवर्तन भी होता है, डिस्पर्सन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। और यहाँ पे जो आपके इंद्रधनुष होते हैं, देखिए इंद्रधनुष जनरली पानी गिरने के बाद आपको दिखाई देती हैं, बारिश के बाद, और फिर ये आपको सूर्य का जो सूर्य जिधर है उसके पीछे आपको दिखाई देगा। और सूर्य के यहाँ पे जो पानी अगर नहीं गिरा तो फिर आप इसको कहाँ देख पाएंगे इंद्रधनुष को, तो ये आप झरने के पीछे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे ये आपको फव्वारे में भी, पानी के फव्वारे में भी दिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए आपके जो इंद्रधनुष के रंग जो होते हैं ये समान स्पेक्ट्रम के होते हैं। जिस तरीके से प्रिज्म में यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ण विक्षेपण हो रहा है वाइट लाइट का, इसके वर्णों में क्या हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है, तो उसी तरीके से आपको इंद्रधनुष में भी ये आपको सातों रंग दिखाई देंगे। ये आपके जो 7 रंग हैं यहाँ पे देखिए, आपका बैंगनी, इंडिगो, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये सारी कलर आपको इंद्रधनुष में क्या होगी, दिखाई देंगी। अब बात करते हैं जो वायुमंडल का जो यहाँ पे अपवर्तन है, यानी एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्शन है वो क्या चीज़ है। देखिए आप क्या चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो यहाँ पे गर्म हवा होती है उससे जो लाइट जो वहाँ पे गुजरती है तो उसमें क्या होती है, डगमगाहट हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे उसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए ये एक सरफेस है और यहाँ पे क्या है, सरफेस काफी गर्म है और यहाँ से क्या हो रहा है, गर्मी क्या हो रहा है, हीट निकल रही है। तो यहाँ जो एयर है इसका क्या होगा, डेंसिटी काफ़ी क्या होगा, डेंसिटी काफ़ी कम होगा। लेकिन ठीक इसके ऊपर जो यहाँ पे इस लेयर में अगर एयर है तो इससे इससे क्या होगा, इससे ठंडा है ये एयर, तो इसका क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपके वायुमंडल में क्या होता है, जो आपका वायुमंडल है यहाँ पे जो लेयर्स होते हैं, विभिन्न लेयर्स होते हैं जो आपके वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, तो उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट लेयर में जो आपके वायु की डेंसिटी जो होती है ये डिफरेंट डिफरेंट होती है, और जो भी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो देखिए तारे टिमटिमाते क्यों हैं, देखिए तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी तक पहुँचने से पहले निरंतर क्या होता है, अपवर्तन का कारण बनता है। देखिए मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है और ये आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं, एक मतलब पर्यवेक्षक हैं, और ये यहाँ पे आपका एक तारा है। तो इस तारे से जो आपको लाइट आ रहा है ये सीधे आपके आँख में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, सबसे पहले आपके वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है। और वायुमंडल में जब प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पे वायुमंडल में जो डिफरेंट लेयर है यहाँ पे, उसमें क्या है, डेंसिटी अलग अलग है। तो कहीं पे ज़्यादा अपवर्तन हो रहा है, कहीं पे कम अपवर्तन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपके आंखों तक जो लाइट आ रही है ये अपवर्तन होते हुए आ रही है, निरंतर इसका अपवर्तन होते हुए आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो ये तारा है, ये तारा आपको क्या दिख रहा है, ये तारा आपको टिमटिमाते हुए दिख रहा है, ट्विंकलिंग करते हुए दिख रहा है। और एक चीज़ क्या होता है, जब भी आप देखते हैं इस तारे को रात में, तो देखिए यहाँ पे जो आप तारा मान लीजिए ओरिजिनली यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये आपको दिखाई कहाँ देता है, यहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर में ये क्या करेगा, ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए क्षितिज के निकट होने पर तारे क्या होते हैं, थोड़े ऊंचे दिखाई देते हैं। और फिर देखिए जो यहाँ पे आपके जो विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थिति हैं, मतलब जो इनके डिफरेंट लेयर हैं, वहाँ पे जो डेंसिटी है उसमें कम और ज़्यादा होती है डेंसिटी। जनरली इसमें क्या होते हैं, आपके नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं वे होते हैं, ऑक्सीजन के अणु होते हैं, तो कहीं पे एयर का डेंसिटी कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है, जिससे क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन असल में तारे टिमटिमाते नहीं हैं। देखिए अगर बात करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, आप शुक्र ग्रह को भी देख सकते हैं, शुक्र ग्रह को भोर का तारा बोलते हैं। तो ये आपको भोर में दिखाई देगा शुक्र ग्रह का जो आपका है। और शुक्र ग्रह को अगर आप देखेंगे, यानी किसी भी प्लेनेट से अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो के, सन से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो वो टिमटिमाता नहीं है। क्यों नहीं टिमटिमाता है, क्योंकि उसका पृथ्वी से जो दूरी है ये बहुत कम है, ठीक है, ये बहुत कम है, इसका जो डिस्टेंस है एक प्लेनेट का बहुत कम है। एक तो इसका अपना लाइट भी नहीं है,
दूसरा सनलाइट से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपके आँखों तक पहुँच रही है। तो इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि ये हमारे सौरमंडल के होते हैं जो प्लैनेट्स हम लोग देख पाते हैं अपनी खुली आँखों से। तो इसलिए जो प्लैनेट्स होते हैं ये नहीं टिमटिमाते हैं। अब बात करते हैं जो आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आपको, देखिए सूर्योदय के समय क्या होते हैं, जैसे सन अभी निकल रहा है, सूरज अभी निकल रहा, उग रहा है। तो एक्चुअली में जैसे हम लोग देखते हैं ना कि सन क्या हो रहा है, निकल रहा है, धीरे धीरे उग रहा है, तो हम लोग उसके उगने से 2 मिनट पहले ही उसको हम लोग देख चुके होते हैं कि सन क्या हो रहा है, उग रहा है। और जो देखिए सूर्यास्त जब होता है तो सन डूब चुका होता है, सूरज क्या होता है, डूब चुका होता है, लेकिन फिर भी हम लोग 2 मिनट तक हम लोग देख पाते हैं कि सूरज अभी भी स्थित है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम लोग क्यों देख पाते हैं? तो ऐसा हम लोग देख पाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये जो सन होता है ये थोड़ा चपटा भी हो जाता है, डिस्क लाइक दिखता है, चपटा भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका चपटा होने का कारण भी है ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन ही इसका कारण है। अब बात करते हैं प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, वो क्या चीज़ है? इसके प्रकाश के आपके प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण ही क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। और टिंडल इफेक्ट के कारण यानी प्रकाश का स्कैटरिंग के कारण आपका क्या क्या दिखाई देता है? देखिए प्रकाश का जो स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है, इसके कारण आपको क्या क्या दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण। गहरे समंदर का जो पानी होता है इसका भी रंग आपको नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, लाइट का प्रकीर्णन होता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी आपको सूरज जो है ये आपको लाल रंग का दिखाई देता है। दिन में आप ध्यान दीजिएगा कि सूरज को अगर आप देखिएगा तो आपको लाल नहीं दिखाई देता, ये आपको पीला टाइप का, हल्का पीला टाइप को दिखाई देता है। लेकिन आप सूर्योदय और सूर्यास्त मतलब सूरज जब निकल रही होगी और जब सूरज डूब रही होगी तो उस वक्त देखेंगे तो ये लाल रंग का दिखाई देगा। तो ये क्या कारण है? ये भी कारण है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन यानी लाइट का जो स्कैटरिंग होता है उसके कारण। तो देखिए कभी कभी होता क्या है कि टिंडल प्रभाव कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। मतलब जो कोलाइडल कण होते हैं वायुमंडल में या फिर कहीं भी अगर मौजूद है कोलाइडल कण, उससे अगर लाइट गुजरती है तो क्या होता है, वहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग होता है। और जिसके कारण क्या होता है, जो किरण होती है, जो जो रे होती है लाइट का, इसका पथ जो है मतलब उसका रास्ता जो है ये कोलाइडल घोल में, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, दिखाई देता है। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे आपका एक रूम है, ठीक है। इस रूम में अगर मान लीजिए आप मोर्टिन जला दिए हैं, एक मोर्टिन जला दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, धुआं निकलेगा, ठीक है, धुआं निकलेगा। और यहाँ पे इस धुएं में अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई देगा, टॉर्च का जो यहाँ से गुजरेगा ये आपको दिखाई देगा लाइट। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए इस कमरे में पूरा धुआं भरा हुआ है, तो मान लीजिए इस कमरे में क्या है, छोटा सा एक छेदा है और इस छेदा से क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है, ठीक है। ये जो लाइट आ रहा है ये इस कमरे में पूरा धुआं है, तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है ना, तो इस लाइट का क्या होगा, इस लाइट का आपको पथ यानी रास्ता आपको दिखाई देगा। तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और इसी टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो ये कोलाइडल कण जो होते हैं, मौजूद जो रहते हैं कोलाइडल कण, अगर हमारे वायुमंडल में कहीं भी कोलाइडल पार्टिकल मौजूद रहेंगे तो ये टिंडल इफेक्ट वहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे। तो ऐसे में ऐसे देखिए यहाँ पे टिंडल प्रभाव जो वायुमंडल में धुआं होता है इसके कारण भी दिखाई दे सकता है, पानी की छोटी छोटी बूंदें और धूल जो हवा के छोटे छोटे अणु होते हैं उसके कारण भी यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। जनरली धुआं और जो छोटे छोटे आपके धूल कण होते हैं इसके वजह से आपको दिखाई पड़ सकते हैं। टिंडल प्रभाव देखिए धुएं से भरे कमरे या फिर धुएं से भरे जंगल में आपको दिखाई देता होगा। देखिए आप किसी जंगल से अगर आप गुजरे होंगे या फिर, तो यहाँ पे अगर आपको धुआं कुछ रहता होगा और सनलाइट अगर वहाँ से आ रही होगी तो इस तरीके से आप कुछ देख पाते होंगे लाइट को। देखिए लाइट लाइट का क्या है, रास्ता को आप देख पा रहे हैं कि लाइट इधर से इधर आ रही है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। अब बात रहती है कि आखिर आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? जो आपके आसमान होते हैं ये नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए वायुमंडल में हवा
के अणु और सूक्ष्म कण दृश्य प्रकाश की तरंग से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो जो आपके विजिबल जो लाइट है इसका जो वेवलेंथ है इससे क्या होते हैं, छोटे छोटे अणु, हवा के अणु और जो सूक्ष्म कण है ये वायुमंडल में क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, लाइट को ये क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, मतलब लाइट को बिखेर देते हैं। और यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जनरली। तो देखिए इसको इस तरीके से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति मौजूद है, ठीक है, ये और एक व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग सन है, ठीक है, सूरज है यहाँ पे। तो सूरज से देखिए जो लाइट यहाँ पे आ रही है इसको क्या हो रहा है, सूर्योदय इसको दिख रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए दोपहर हो रही है। तो ये अगर ऊपर की तरफ आसमान की तरफ देखेगा तो इसको क्या दिखाई देगा, इसको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो आपके यहाँ पे आसमान है ये कैसा है, नीला है, ठीक है, आसमान नीला दिखाई देगा। ऐसा क्यों दिखाई देगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पे लाल रंग है इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, और जो नीला रंग है इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है। तो वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या होता है, ये जो आपका नीला जो रोशनी है, नीला रंग का जो कलर है, लाइट है, ये क्या होता है, ये स्कैटर हो जाता है, मतलब बिखर जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जब प्रिज्म में यहाँ पे क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, डिस्पर्सन होता है लाइट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम वेवलेंथ होता है, ये होता है आपका वायलेट का, बैंगनी कलर का, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, फिर उसके बाद ग्रीन, और उसके बाद येलो, फिर उसके बाद आपका ऑरेंज, और उसके बाद फिर क्या होता है, रेड। यानी रेड का जो वेवलेंथ होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि सबसे कम जो होता है ये बैंगनी कलर का क्या होता है, वेवलेंथ होता है। लेकिन फिर हम लोग को आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता है ना, ब्लू ही दिखाई देता है। बैंगनी दिखाई देना चाहिए था अगर ऐसी बात है कि जिसका कम वेवलेंथ है, अगर वो उस लाइट का स्कैटरिंग होता है तो बैंगनी दिखाई देना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को आसमान ब्लू दिखाई देता है। इसलिए भी क्योंकि ये जो आपके ब्लू लाइट है इसको इसको लेकर हमारी आंखें क्या होती हैं, काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, तो इसलिए भी हम लोगों को ब्लू दिखाई देती है। और देखिए सूर्यास्त के समय जो सन होता है ये रेड क्यों दिखाई देता है, यहाँ पे देखिए सूर्यास्त के समय सन जो होता है वो रेड क्यों दिखाई देता है, रेड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो लाल रंग की जो रोशनी है इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए दिखाई देता है। क्योंकि जो आपका यहाँ पे कम जिसका तरंग दैर्ध्य है वो तो आपके वायुमंडल में क्या हो गया, वो तो आपके वायुमंडल में बिखर गया, और यहाँ तक आपके आंखों तक उतनी दूर ट्रेवल करके कौन आया है, रेड कलर आया है, इसलिए आपको रेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड कलर का जो लाइट होता है इसको जनरली खतरे का जो सिग्नल होता है इसको इसमें यूज़ किया जाता है। खतरे का जो सिग्नल होता है उसमें लाल रंग का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसको ज़्यादा दूर तक हम लोग देख सकते हैं। अगर यही ब्लू लाइट अगर हम लोग आप जला के भी देख सकते हैं, ब्लू लाइट भी अगर आप रखेंगे तो ये क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर में बिखर जाएगा, या फिर बैंगनी कलर को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। काफ़ी दूरी पर अगर आप एक रेड लाइट को जलाते हैं और एक बैंगनी लाइट को जलाते हैं तो फिर आपको काफ़ी डिफरेंस दिखाई देगा कि जो रेड लाइट होगा वो आपकी आंखों तक ठीक तरीके से पहुंचेगा, जबकि आपका जो वायलेट कलर होगा, बैंगनी कलर होगा, ये क्या होगा, जो वायुमंडल आपका रहेगा उसी में क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको याद कर लेना है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।